नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध की चर्चा करने वाले हैं। निबंध का स्वरूप, उसकी संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे। निबंध गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। फ्रांसीसी भाषा के अंतर्गत इसे एसेइस और अंग्रेजी में इसे ऐसे कहा जाता है। और आज का हिंदी का जो निबंध है, इस अंग्रेजी ऐसे से प्रभावित रहा है। निबंध के पर्याय के रूप में उसको संदर्भ, रचना, प्रस्तावना आदि का भी उल्लेख किया जाता है, परंतु साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित जो शब्द है वह निबंध के रूप में है। जैसे कि मैंने कहा कि अंग्रेजी में इसे ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत का जो निबंध साहित्य है उसकी तुलना में आधुनिक हिंदी साहित्य की निबंध में व्यक्तिगत जो विशेषता है उसमें होने की बात की है। तो इस प्रकार संस्कृत के जो निबंध थे तो उन निबंधों में एक प्रकार की साहित्यिक या उसको हम धार्मिक जो सिद्धांत है उसकी तार्किकता देखने को मिलती थी, परंतु हिंदी के ये जो आधुनिक युग के निबंध है उसमें व्यक्तित्व की विशेषता देखने को मिलती है। व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का जो गुणधर्म है, अर्थात निबंध का सर्वप्रथम गुण है। और निबंध को परिभाषित करते हुए एक उसकी सीधी सादी जो परिभाषा है, निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना निबंध कहलाती है। अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इसके पूर्व की एक ताशिका में हमने गद्य की अनेक विधाओं की चर्चा की है। हिंदी के प्रमुख जो निबंधकार हैं उन निबंधकारों में से एक हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। ललित निबंध की भी चर्चा इसके पहले हमने की है। निबंध का एक प्रकार ललित निबंध है। ललित निबंध में विधा की उपस्थिति का आभास आधुनिक काल और गद्य विधा के आरंभ से हमें मिलता है। इस पर आधुनिक काल के आरंभिक कालखंड में इस प्रकार की कोई ललित निबंध की जो विधा है वह नहीं थी, परंतु आगे चलकर विशेषकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इस प्रकार का जो निबंध है उस निबंध को उन्होंने एक पहचान बनाई है। एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में इसकी पहचान बनाने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही दिखाई देते हैं। उन्होंने अनेक ऐसे ललित निबंधों की रचना की है। उनके परिचय के माध्यम से हमें देखना है, परंतु अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता जैसे निबंधों का हम उल्लेख कर सकते हैं। तो हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उसकी चर्चा करनी है। सर्वप्रथम हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिचय को देखेंगे, उसके बाद उस निबंध की चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कालखंड है वह 1907 से लेकर 1979 तक का रहा है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार
और आलोचक के साथ साथ वे चर्चित उपन्यासकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी 19 अगस्त 1907 ईस्वी सन को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक एक छोटा सा गांव है, ओजवलिया नामक उस गांव का नाम है, और उस गांव में उनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और उनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिश्री इस प्रकार का था। उनका जो परिवार है ज्योतिष विद्या से परिचित है। ज्योतिष विद्या का जो प्रसिद्ध जो ज्ञान है उनके परिवार को रहा है। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और द्विवेदी जी के बचपन का जो नाम है वो बैद्यनाथ द्विवेदी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव के स्कूल में ही हुई। उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के एक मिडिल स्कूल में प्रथम श्रेणी में मिडिल की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की। सन 1923 में वे विद्या अध्ययन के लिए काशी चले जाते हैं। वहाँ रणवीर संस्कृत पाठशाला से उन्होंने कामच्छा से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में और प्रथम स्थान में वो उत्तीर्ण करते हैं। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। इसी वर्ष अर्थात 1927 ईस्वी सन में भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न होता है। 1929 में ही उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषयक आचार्य की जो उपाधि है वो प्राप्त करते हैं। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त होता है। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन से वह प्रभावित होते हैं और उन्हीं के प्रभाव से साहित्य का जो गहन अध्ययन है वह शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वह अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ करते हैं। 20 वर्षों तक शांति निकेतन के अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा उनका जो साहित्य है उनके कार्य को गौरवान्वित करते हुए पद्म भूषण की जो उपाधि है उसे सम्मानित या गौरवान्वित किया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनके कुछ प्रतिद्वंद्वी थे जिनके विरोध के कारण 1960 ईस्वी सन में इस विश्वविद्यालय से उनको निष्कासित किया जाता है। उसके बाद जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। उसके बाद अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में लौट कर आ जाते हैं। उसके बाद मार्च 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति होती है। 25 फरवरी 1970 ईस्वी सन को वे पद से मुक्त हो जाते हैं।
उसके बाद कुछ समय तक हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण इस योजना के निर्देशक के रूप में बने रहे। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष के रूप में हिंदी साहित्य अकादमी से वह सम्मिलित रहे। इसके साथ साथ ही 4 फरवरी 1979 को उनका पक्षघात होता है, उसके शिकार होते हैं और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में उनका निधन हो जाता है। इस प्रकार उनका परिचय देखने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व की संक्षिप्त चर्चा करते हैं। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली और उनका जो स्वभाव है बड़ा ही सरल और उदार रहा है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला भाषाओं के विद्वान रहे थे। भक्तिकालीन साहित्य में उन्होंने बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की जो उपाधि है देकर सम्मानित भी किया गया था। हिंदी साहित्य के लिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय ऐसा योगदान रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य है बहुत ही विस्तृत ऐसा साहित्य लेखन उन्होंने किया है। चर्चित कुछ रचनाओं का उल्लेख हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले उनकी जो चर्चित आलोचनात्मक रचना है उसके अंतर्गत 1936 ईस्वी सन में सूर साहित्य की रचना की। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है 1940 में उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद से एक पुस्तक प्रकाशित की। कबीर नाम की एक आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित हुई। नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, ललित तत्व, साहित्य सहचर, इस प्रकार की अनेक आलोचनात्मक रचनाएं हैं। उसके बाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में सर्वाधिक संख्या में निबंधों की रचना की है। उनके चर्चित जो निबंध संग्रह हैं 1948 में अशोक के फूल नाम का उनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद कल्पलता 1951 में प्रकाशित हुआ। 1954 में विचार और वितर्क नाम का उनका जो निबंध संग्रह है वो प्रकाशित हुआ। उसके साथ ही 1964 में कुटज नाम का उनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ और उसके बाद विष के दंत नाम से उनके जो ये चर्चित जो निबंध संग्रह है उसका हमने यहाँ उल्लेख किया है। उपन्यास के क्षेत्र में भी बहुत उत्कृष्ट ऐसे जो उपन्यास हैं हिंदी साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। बानी भट्ट की आत्मकथा 1964 में उन्होंने लिखा। ये बहुत ही चर्चित ऐसा उपन्यास बानी भट्ट की आत्मकथा है। उसके बाद चारू चंद्रलेख 1963 में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। उसके बाद पुनर्नवा नाम से उन्होंने 1973 में ये जो उपन्यास है लिखा। उसके बाद 1976 में अनामदास का पोथा। तो इस प्रकार के चर्चित ऐसे कुछ उपन्यासों का उल्लेख हमने यहाँ किया है। इसके साथ साथ अन्य अनेक विषयों पर भी उन्होंने लेखन किया है। अन्य कुछ चर्चित जो रचना है उसके अंतर्गत संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, ये भी उनका महत्वपूर्ण विषय या ग्रंथ रहा है। उसके बाद संदेश रासक, उसके साथ साथ सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, तो इस प्रकार की कुछ अन्य चर्चित ऐसी उनकी रचना है। उनका समग्र जो साहित्य है
उनके समग्र साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के रूप में उसको 11 खंडों में प्रकाशित भी किया गया है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का एक चर्चित जो नाम है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहा है। उनके कुछ साहित्यिक विशेषताओं के जब हम चर्चा करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के ऐतिहासिक व्याकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से 4 खंडों में विशाल व्याकरण ग्रंथों की रचना की थी। उनकी जो पांडुलिपियां हैं वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को प्रकाशित करने के लिए सौंपी गई थी, परंतु लंबे समय तक उनका ये जो ग्रंथ है वह प्रकाशित नहीं हो सका। उसके बाद वहाँ से ये जो पांडुलिपियां है वो गायब हो जाती है। द्विवेदी जी के जो पुत्र जिनका नाम मुकुंद द्विवेदी है, उन्होंने तो इस प्रकार की पांडुलिपियों का पता करते हुए उसमें से पहला जो खंड है 2011 ईस्वी सन में हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण नाम से प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार लगभग उनके समग्र साहित्य को 12 खंडों में संपादित किया गया है। इतना ही नहीं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ये समग्र साहित्य है, उनके साहित्य पर अन्य कुछ विद्वानों ने लेखन किया है। उसके अंतर्गत उसमें से कुछ अधिकतर संपादित ग्रंथ हैं। तो उसके अंतर्गत शांति निकेतन से शिवालिक, तो इस प्रकार का एक ग्रंथ उसका संपादन किया गया है शिव प्रसाद सिंह ने। उसके बाद नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज से हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर या उनके साहित्य पर यह ग्रंथ लिखा। उसके साथ साथ विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम से प्रकाशित हुआ है। उसके साथ साथ साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम से डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख कर सकते हैं। उसमें और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व और कृतित्व, तो इस प्रकार का एक संपादित जो ग्रंथ है डॉक्टर व्यास मणि त्रिपाठी ने उसको संपादित किया। और एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है व्योमकेश दरवेश, या उसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण नाम से उनकी जीवनी या उसको आलोचना कह सकते हैं, जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने उसको प्रकाशित किया है। उसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन चौथीराम यादव ने उसको प्रकाशित किया है। उसके बाद नामवर सिंह का हजारी प्रसाद द्विवेदी का और एक ग्रंथ महत्वपूर्ण रहा है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा नाम से प्रकाशित रहा है। उसके बाद हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समग्र साहित्यिक जो विशेषता है या उनका जो वैशिष्ट्य है उसकी चर्चा करते हैं। विशेषकर निबंधों को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें उनका एक महत्वपूर्ण जो निबंध है, चर्चित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं को देखना है। तो अन्य जो निबंध है, यानी कि समग्र निबंधों का उनका जो विषय है वैशिष्ट क्या रहा है, विषय वैशिष्ट क्या है या रचनात्मक वैशिष्ट किस प्रकार का रहा है। तो द्विवेदी जी के निबंधों के जो विषय है वह मूलतः भारतीय संस्कृति से संबंधित रहे हैं, भारतीय इतिहास से संबंधित रहे हैं, या भारतीय ज्योतिष साहित्य के साथ साथ जो विविध धर्म हैं या विविध संप्रदाय हैं उन संप्रदायों का विवेचन। तो इस प्रकार के भारतीय संस्कृति और सभ्यता उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है। जब इनके समग्र लगभग 200 से भी अधिक निबंधों की जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। जब इनके समग्र निबंधों का वर्गीकरण की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 2 भाग हैं उसके अंतर्गत एक
वैचारिक है और दूसरा आलोचनात्मक है। तो उसको हम विचारात्मक निबंध और आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत रख सकते हैं। वैचारिक निबंध को भी पुनः 2 श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया है। वैचारिक निबंध के प्रथम श्रेणी में उनकी जो दार्शनिक विचारधारा है या दार्शनिक जो तत्व है उस पर आधारित निबंधों को हम देखते हैं। और वैचारिकता के दूसरे श्रेणी के जो निबंध है वह सामाजिक जीवन संबंधी है। उसके बाद आध्यात्मिक श्रेणी के निबंधों को भी 2 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उनके जो निबंध हैं उसके अंतर्गत साहित्य के विभिन्न अंगों को शास्त्रीय दृष्टि से उसके अंतर्गत विवेचित किया गया है। और आलोचनात्मक निबंधों की जो दूसरी श्रेणी है जिसके अंतर्गत साहित्यकारों की जो कृतियां हैं उन पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 4 अलग अलग भागों में उसका वर्गीकरण किया गया है। मुख्यतः 2 ही, एक वैचारिक है, दूसरा आलोचनात्मक निबंधों के अंतर्गत उसको रखा जा सकता है। जब हम उनके साहित्यिक भाषा की चर्चा करते हैं तो उनके साहित्य की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली रही है। उन्होंने अपने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयन किया है। उनकी भाषा मूलतः 2 रूपों में देखने को मिलती है। एक है व्यावहारिक भाषा और दूसरी संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा है। ये जो व्यावहारिक भाषा का जो प्रयोग है उन्होंने अपने सामान्य निबंधों के लिए किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का समावेश भी किया है। परंतु ये दूसरा जो संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का जो प्रयोग है वह उनके उपन्यासों के अंतर्गत और उनके जो सैद्धांतिक आलोचनात्मक जो लेखन है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी की ये जो विषय प्रतिपादन की जो शैली है वह अध्यापकीय रही है, क्योंकि मूलतः वे अध्यापक रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इस प्रकार का लेखन किया है। उन्होंने अपने साहित्य के लिए विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है, अर्थात इसकी लंबी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका उल्लेख यहाँ मैं कर रहा हूँ। गवेषणात्मक शैली है, अर्थात निबंधों के अंतर्गत इस शैली का उन्होंने अधिकतर प्रयोग किया है। ये जो विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध है उसके अंतर्गत इस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है। ये जो शैली है द्विवेदी की महत्वपूर्ण शैली रही है और इस शैली में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह संस्कृत प्रधान और प्रांजल इस प्रकार का रूप हमें देखने को मिलता है। यहाँ वाक्य कुछ बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरा जो शैली प्रकार है वह वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत भी उन्होंने महत्वपूर्ण लेखन किया है। व्यंग्यात्मक शैली है और व्यास शैली। तो इस प्रकार विभिन्न शैलियों के अंतर्गत लिखित साहित्य उपलब्ध होता है। उनके महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत द्विवेदी जी ने हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान निर्माण किया है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं तो उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है उन्होंने सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये जो भक्तिकालीन महत्वपूर्ण जो कवि है उन कवियों के साहित्य पर, उनके जीवन पर विद्वत्तापूर्ण आलोचनात्मक लेखन किया है। और इन 3 कवियों पर इसके पूर्व अन्य किसी का साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। यानी इस दृष्टि से सर्वाधिक पहले ये जो महत्वपूर्ण जो कवि है सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, उनके साहित्य पर विद्वत्तापूर्ण आलोचनात्मक शैली में लेखन किया है। द्विवेदी जी हिंदी के एक महत्वपूर्ण और सफल रचनाकार रहे हैं। उनके साहित्य का जो सूर है या उसको हम केंद्रीय जो लक्ष्य है वह मानवतावाद रहा है। उनके समग्र साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, इस योगदान को लेकर 1957 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण
जो रचनाकार हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। उन्होंने भारतीय और धर्म का जो विवेचन है बहुत गंभीर रूप में किया है। रामायण, महाभारत, लौकिक ग्रंथ या बौद्धिक साहित्य, संत साहित्य, उसके साथ साथ लोक धर्मिता, ये उनके अध्ययन के मुख्य विषय रहे हैं और इससे संबंधित बहुत कुछ जो जानकारी है उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। इनके निबंधों में भारत की सांस्कृतिक जो परंपरा है, ये भारतीय जीवन का जो दर्शन है, ये भारतीय जीवन के जो मूल्य हैं, इसके साथ साथ भारतीय आदर्शवादिता, उदारता, उदात्तता की जो अनुभूत जो छटा है हमें देखने को मिलती है। उन्होंने अपने सांस्कृतिक निबंधों के माध्यम से नव निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति की जो देन है उसके अंतर्गत कुटच, देवदास, अशोक के फूल, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, उसके साथ साथ शव साधना, ये उनके भारतीय संस्कृति सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण निबंध रहे हैं। जैसे कि मैंने उल्लेख किया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 200 से भी अधिक निबंधों की रचना की है। उनके प्रमुख और चर्चित निबंधों में अशोक का फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, हमारी साहित्यिक समस्याएं, कल्पलता, साहित्यिकार्थ, गतिशील चिंतन, मध्यकालीन धर्म साधना, कुटच आदि ये उनके चर्चित निबंध संग्रह हैं। द्विवेदी जी के निबंधों को विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, भाषा संबंधी, हिंदी साहित्य ज्योतिष से संबंधित, धर्म नीति, रविंद्र गांधी संबंधी, प्रकृति विषय से संबंधित, इस प्रकार के कई अलग अलग विषयों को लेकर उन्होंने अपने जो निबंध है वह लिखे हैं। आचार्य द्विवेदी के निबंधों से उनका जो साहित्यिक दृष्टिकोण है उसका हमें पता चलता है। वे साहित्य को मानव सापेक्ष मानते हैं, या इस प्रकार कहते हैं कि हर चीज अशुद्ध है और यदि कुछ शुद्ध है तो मानव की जिजीविषा है, जीवन जीने की इच्छा है, उसको उन्होंने शुद्ध माना है। उसके सिवा अन्य सारी जो चीज़ें हैं वह अशुद्ध है। जो गंगा की अबाधित अनाहित धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो इस प्रकार मनुष्य का ये जो जीवन है, ये जीवन जीने की जो इच्छा है, लालसा है, उसको ही उन्होंने शुद्ध माना है, बाकी सारा अशुद्ध है। गंगा की धारा में जिस प्रकार हर चीज वह हजम होती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है या मानवीयता है। मनुष्य या मानव सापेक्ष उनका साहित्य या उनका साहित्यिक दृष्टिकोण रहा है। अपने निबंधों के द्वारा उन्होंने जैसे कि पिछड़े वर्ग या हाशिए पर धकेले गए जो वर्ग हैं, जो कि जंगलों में या सड़कों पर रहने वाला जो समाज है, तो उनकी आवाज़ उठाने का महत्वपूर्ण कार्य अपने साहित्य के माध्यम से या निबंधों के माध्यम से किया है। तो इस दृष्टि से उनका एक कुटज नाम का निबंध है, उसको हम देख सकते हैं। वे आगे ये भी मानते हैं कि हिंदी साहित्य का अध्ययन बिना पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के नहीं हो सकता है। अगर हिंदी भाषा का या भारतीय साहित्य का, भारतीय संस्कृति का अगर अध्ययन करना है तो उसके लिए ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की भाषा का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उन्होंने सिद्ध, नाथ और वज्रयानियों का जो साहित्य है, उनकी जो साधना पद्धति है, उसका बहुत ही गंभीर रूप में अध्ययन किया है। उनका जो परिवेश है या उनका जो युग है, उनके साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है।
भाषा की जो सहजता है या उसका जो प्रवाह है, अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक आदर्श रहे हैं। और इस दृष्टि से वे कहते हैं कि सहज भाषा का जो अर्थ है, सहज ही महान बन देने वाली भाषा है। तो इस प्रकार भाषा सहज और भाषा का अर्थ भी सहज होने की जो बात है वो करते हैं या उसको मानते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि अन्य भाषा से शब्द लेने में अर्थात उनका बिल्कुल विरोध नहीं रहता है या इसके विरोधी वो नहीं रहे हैं। उनकी रचनाओं में हम अन्य कई भाषाओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत अरबी, फारसी है, अंग्रेजी आदि भाषा के शब्दों का बहुत मात्रा में प्रयोग उन्होंने किया है। वे भाषा में जो आडंबर है या ढोंगी भाषा जिसे हम कहते हैं, दिखावटीपना, वह उनकी भाषा में दिखाई नहीं देता है। जो भी है सहज, स्वाभाविक, वास्तविक है। तो भाषा के समान ही द्विवेदी जी की जो शैली है वह भी सरल रही है। विभिन्न शैलियों का जो प्रयोग है उन्होंने अपने साहित्य के लिए किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस प्रकार का ये एक प्रश्न इस निबंध के माध्यम से उन्होंने उपस्थित किया है। केवल प्रश्न ही नहीं है, तो इस प्रश्न के साथ साथ उन्होंने नाखूनों का परिचय भी किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो निबंध है वो ललित निबंध प्रकार का है, ललित निबंध है। और इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अहिंसा का जो महत्व है उसको प्रतिपादित किया है, उसको व्यक्त किया है। और इस प्रकार अहिंसा का महत्व व्यक्त करते हुए मनुष्य की जो पाशवी वृत्ति है, उस पाशवी वृत्ति को हास्य व्यंग्य के रूप में उजागर करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार एक तरफ तो इस नाखून का परिचय देते हैं, उस नाखून को हिंसा तथा अहिंसा के साथ जोड़ते हैं, उसके साथ ही मानवीय जो पाशवी वृत्ति है, मनुष्य में जो पाशवी पशु जैसी जो वृत्ति है उसका वर्णन करते हुए उसको हास्य व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। नाखून मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति का वो प्रतीक मानते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य को नाखूनों की आवश्यकता थी, उसके द्वारा वह शिकार करता था, किंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि मनुष्य के शरीर के जो अनावश्यक अंग हैं समय के साथ, उसके विकास के साथ ये बहुत सारे अंग झड़ गए हैं। फिर भी नाखून की आवश्यकता न होते हुए भी आज वह बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज इस प्रकार नाखूनों के माध्यम से वह किसी प्रकार की शिकार नहीं करता है या नाखूनों की आज उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाखूनों के स्थान पर अनेक प्रकार के जो हथियार हैं, शस्त्र अस्त्र हैं, वह उपलब्ध हैं। तो इन नाखूनों की आज आवश्यकता नहीं है। फिर भी अन्य अंगों की तरह, जैसे कि पहले जब आदि मानव की बात करते हैं तो उसको पूंछ थी, वह झड़ गई, जैसे बहुत सारे जो अंग है वो झड़ गए, लेकिन आज भी नाखून आते हैं या नाखून बढ़ते रहते हैं। तो आज आवश्यकता नहीं है, तो फिर नाखून क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे कि मनुष्य के भीतर छिपी हुई जो हिंसा की जो प्रवृत्ति है वह इसके माध्यम से हमारे सामने उपस्थित करते हैं। मनुष्य को किस ओर बढ़ना है या वे अपने निबंध के माध्यम से वह स्पष्ट करते हैं या व्यक्त करते हैं, यानी कि किस ओर, अहिंसा की ओर बढ़ना है या हिंसा की ओर बढ़ना है या मानवीयता की ओर बढ़ना है, इस पर पाशवी वृत्ति की ओर बढ़ना है। तो इस प्रकार का निर्णय करने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। लेखक के अनुसार नाखूनों का ये जो बढ़ना है मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या उसको बढ़ा देना, उसमें जो निहित मानवता है उसका दर्शन होता है।
आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले की बात उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत की है। जिस समय मनुष्य वन मानुष था, वह जंगलों में रहता था। जंगलों में रहते समय उसको अस्त्र के रूप में, आज के जैसा कोई शस्त्रास्त्र उसके पास नहीं था, उस समय अस्त्र के रूप में इन नाखूनों का वह प्रयोग करता था। परंतु आधुनिक मनुष्य में बहुत सारी जो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की जो सामग्री है उसके पास आज वो उपलब्ध है। परंतु आज आधुनिक युग में भले ही वह इस प्रकार शिकार या कोई हिंसात्मक कार्य करने के लिए नाखूनों का प्रयोग तो नहीं करता है, तो फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इस प्रकार का प्रश्न बार बार उपस्थित करते हैं। तो इस दृष्टि से इस निबंध में नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने की जो बात है वह यहाँ करते हैं, परंतु उन्हें काटना, जैसे कि ये नैसर्गिक है, उसका उत्तर उन्हें ढूंढना है। इसका उत्तर आज तक उन्हें भी नहीं मिला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका कोई कारण ही नहीं है। परंतु आज जैसे कि आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले जिस समय वो जंगलों में रहता था, वन मानुष के रूप में वह जंगलों में रहता था, तब वह शिकार के लिए या अपने संरक्षण के लिए इन नाखूनों का वो प्रयोग करता था। परंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर आज ये क्यों बढ़ते हैं? तो इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं तो फिर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी वह मानते हैं। अगर हम उन्हें काट रहे हैं तो हमें वह मनुष्यता है, मानवीयता है। अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार नाखूनों का बढ़ना अर्थात वह पाशवी वृत्ति मानते हैं, हिंसात्मक वृत्ति मानते हैं। और वह कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गई ये जो पशुता है, उन पशुता के जो दर्शन है अर्थात उसको त्यागना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। और उसके स्थान पर हमारे अंदर जो छिपी हुई ये जो पशुता है, उस पशुता का हमें दर्शन नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर हमें किसका दर्शन करना चाहिए? उसके स्थान पर हमें मनुष्यता का दर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संदेश है इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को किस ओर बढ़ना है वे अपने इस निबंध में स्पष्ट करते हैं। मनुष्य का विशिष्ट जो महत्व है प्रेम में और उसके मैत्री में है। अपने सबके मंगल के लिए वह इस प्रकार का जो भाव है व्यक्त करते हैं। और इतना ही नहीं, तो जिस दिन मनुष्य के भीतर की ये जो हिंसा समाप्त होगी, नाखून भी इस प्रकार नहीं बढ़ेंगे। या नाखून अगर बढ़ रहे हैं अर्थात उनके मन की जो हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, तो इसी प्रकार ये जो हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है उसको इस नाखूनों के साथ जोड़ते हुए मनुष्य में इस प्रकार की दो प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, एक मानवीय प्रवृत्ति है और दूसरी पाशवी वृत्ति है। तो इसका उन्होंने उल्लेख किया है कि मनुष्य को किस ओर बढ़ना है, किसको अपनाना है। आंतरिक जो हिंसात्मक जो वृत्ति है या इस प्रकार की आंतरिक जो पाशवी वृत्ति है वह इस नाखूनों के माध्यम से वह दिखाने का प्रयास कर रहा है, जो कि आज इस नाखूनों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार एक हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के अंतर्गत या इस निबंध के अंतर्गत बीच बीच में हल्की फुल्की जो हास्य व्यंग्य की जो शैली है उसका प्रयोग उन्होंने किया है। और इस निबंध की जो भाषा शैली है अत्यंत प्रभाव उत्पादक रही है और सहज सरल भाषा के अंतर्गत उन्होंने इस निबंध का लेखन किया है। तो इस प्रकार इस निबंध के माध्यम से मनुष्य की जो मनुष्यता है उसका साक्षात्कार करना उनका प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य रहा है। इसके अगली ताशिका में हम इस निबंध की विस्तृत चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।